स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हमने इकोलॉजी में अभी तक 16 लेक्चर देख लिए हैं, 16 लेक्चर देख लिए हैं। हम अब यहाँ से आज का 17वें लेक्चर में जैव विविधता स्टार्ट करेंगे। जैव विविधता क्या होती है? जीवों की विविधता से रिलेटेड चीज़ें हैं। हम सबको पता होता है इनके विषय में, बस ये है कि हम बेसिकली वो टर्मिनोलॉजी ढूंढ रहे हैं जो एग्जाम में यूज होती होगी। सबसे पहले जैव विविधता क्या होती है, उसकी डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो जैव विविधता जैविक विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली भिन्नता है, जो कि प्रजातियों के बीच, ध्यान रखिएगा, प्रजातियों के बीच, ठीक, और उनकी परितंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है। जहां पे वो रहते हैं, मान लीजिए कि ये इतनी दूर में जंगल बना हुआ है, इस भाग में कोई दूसरा प्रजाति रहती है, इस भाग में कोई दूसरा रहता हो, ठीक, इस भाग में कोई दूसरा रहता हो, इस भाग में भी कोई दूसरा रहता हो, ऐसे ये दुनिया भर की विविधताएं इसमें रहती हैं। तो यहाँ पर जैव समुदाय रहता हो और इसमें भी कई समुदाय शामिल हों। मान लीजिए उसी में शेर है तो लोमड़ी भी है, हाथी भी है उसी में, ठीक है, उसी में कुत्ते भी हैं। तो इस टाइप से आपके ये इसमें प्रजाति भिन्नताएं हो, जैव तो है, भिन्नताएं भी हैं, उनके भी शेरों में भी कई प्रजातियां होती हैं, ठीक है। तो ऐसे उनका उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियों के संदर्भ को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जैव विविधता पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों, मनुष्य सहित हर चीज को संदर्भित करती है। जैसे कि पहले बताया मैंने डायग्राम के थ्रू कि जैव विविधता सब में होती है, विविधताएं सब में होती हैं। अब किसी में आंशिक होंगी, जैसे ये बोला है पहले की, इसे अक्सर जो है पौधे, जानवरों, सूक्ष्म जीवों की विस्तृत विविधता के संदर्भ में समझा जाता है। लेकिन प्रत्येक जाति में, ध्यान से सुनिए, कि प्रत्येक प्रजाति में विद्यमान आनुवांशिक अंतर भी शामिल होता है, जो कि जेनेटिक होता है, जन्म से होता है, वो अंतर सबके बीच शामिल होता है। ये मैप है आपका कि जैव विविधता पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। जैसा कि हमें आपको पता है कि ये पूरा ब्राज़ील के साइड का क्षेत्र है, यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। ये अफ्रीका साइड के कॉर्नर का क्षेत्र है, यहाँ विविधता ज़्यादा है। ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी का तट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विविधता है। इसी प्रकार से ये यूरोपियन कंट्री के साइड में विविधता खूब है, यूरेशिया में भी। भारत में हिमालयन क्षेत्र में आप देख लीजिए, पश्चिमी घाट में भी देख सकते हैं, पूरी श्रीलंका में भी है, और इधर इंडो बर्मा से लेकर के पूरा का पूरा आपका पश्चिमी पूर्वोत्तर क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में हम बात करें, पश्चिमी और पूर्वी दोनों जगह पे विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये कुछ गिने चुने क्षेत्र हैं, हर जगह पे विविधता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहें तो हर जगह विविधता होती है, ठीक है। ये आपका पूरा ले लेता है। अब अंदरूनी नहीं, पश्चिमी और पूर्वी घाट में होती है, ठीक। जैव विविधता के स्तर की अगर हम बात करें तो प्रायः इनको 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला है अनुवांशिक जैव विविधता। अनुवांशिक मतलब जेनेटिक आधार पर एक ही प्रजाति में पाए जाने वाली एक ही जाति के मध्य भिन्नता। जैसे एक ही प्रजाति, मैंने बोला शेरों में भी कई प्रजातियां होती होंगी भाई। कैट फैमिली में अगर बात करें तो बहुत लोग आते होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए बिल्लियां हैं तो बिल्लियों में भी कई फैमिली हैं। मनुष्य हैं तो मनुष्यों की भी अगर बहुत सारी प्रजातियां देख लीजिए, ठीक। तो कोई जंगलों में ही रहता है तो कोई शहर में ही रहता है, कोई दोनों के मध्य में रहता है, कोई गांव में ही रहता है। उदाहरण के लिए एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी की बात कर रहा है। प्रजातीय जैव विविधता की अगर हम बात करें तो प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता के विषय में बात कर रहा है। जैसे चारों ओर वृक्ष, पौधों, झाड़ियों और विविध प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना।
पारिस्थितिकी विविधता की अगर हम बात करें तो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों की उपलब्धता ही पारिस्थितिकी विविधता कहलाती है। पारिस्थितिकी जैव विविधता का मतलब है विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जो जीव उपलब्ध हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है ऊपर डायग्राम में, वही पारिस्थितिकी विविधता है। उदाहरण राजस्थान में ऊंट की अधिकता होना। इसके बाद अगर आ जाइए, जैव विविधता को दो प्रमुख घटकों द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? दो प्रमुख घटकों द्वारा मापा जाता है। प्रजातियों की समृद्धता, जैव विविधता को दो प्रमुख घटकों द्वारा मापा जाता है। प्रजातियों की समृद्धता, दूसरा है प्रजाति की समानता। ठीक, प्रजाति की समानता। तो पहले देख लेते हैं प्रजातियों की समृद्धता में क्या होता है। तो एक समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या का मापन है ये। एक समुदाय में पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या का मापन किस में होता है? वो होता है प्रजातियों की समृद्धता में। तो पहले देख लेते हैं अल्फा विविधता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली कई बार पूछा भी गया है। अल्फा विविधता और बीटा विविधता क्या होती है, गामा विविधता क्या होती है, बहुत ज़्यादा। और इनको हम बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। गांव का एग्जाम्पल मैंने जब तैयार किया था इनमें, लेकिन अगर पसंद आएगा तो अच्छी बात है। देखिए, अल्फा विविधता की बात कर रहा है, या किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने गांव को बनाया कि ये कोई पर्टिकुलर गांव है, ठीक है, यहाँ पर मकान है आपके, ठीक, खेत खलिहान मकान जो भी है समझ लीजिए। तो ठीक है, ये हो गया आपका, या किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है, पहली चीज। और आमतौर पर इसे उस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों यानी प्रजातियों की समृद्धि की संख्या के वृद्धि द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर जो भी संख्याओं में वृद्धि होगी, मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब वहां पर जो जो संख्याएं हैं उनकी वृद्धि द्वारा हम क्या करेंगे, इनको मापन इनका कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए बहुत प्रकार के प्रजातियां रह रही हैं। अब हम आ जाते हैं बीटा में बात करते हैं। ये तो बन गया हमका अल्फा, ये किसी एक क्षेत्र की बात की हमने, वहां पर कुछ समुदाय और कुछ स्थितियों को दर्शाया। अब इसके बाद कह रहा है कि बीटा विविधता क्या होता है। बीटा विविधता यह पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच विविधता का मापन है, जिसे आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्र के बीच प्रजातियों की मात्रा में परिवर्तन को मापा जाता है। तो ये कह रहा है पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच। अब मान लीजिए ये तो बना ही था, इसके साथ साथ एक और यहाँ पर कोई एक और कोई समुदाय यहाँ पर बसा हुआ है। अब इनकी प्रणालियां तभी तो एक दूसरे से बनेंगी, बाई रोड कनेक्टेड है ये, ठीक, जैसे भी जाना चाहे जा सकते हैं दोनों साइड से। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि गामा विविधता क्या होती है। यह एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए समग्र विविधता का एक मापन है। तो अब यहां से लेकर के, जैसे ये एक प्रणाली बन गई, ये प्रणाली बन गई, अब इनके बीच जो संबंध बना, इनके बीच समग्र का, यह एक क्षेत्र की बात कर रहा है। तो ये क्षेत्र हो गया पूरा कि भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक समग्र विविधता का एक मापन होता है। मान लीजिए ये गांव समूह है, एक गांव ये समूह है, इन दोनों के बीच जो संबंध बना, उसके बाद इसी में हमने विभिन्न प्रकार के जो है वो प्रजातियों को देखा और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा। हो सकता है इसमें वन भी आपके हों, अगल बगल के जो है लोग गाय पाल लेते हैं, बैल रख लेते हैं। तो बहुत सारी विविधताएं जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनका मापन हम गामा विविधता से करते हैं। समग्र के लिए समग्र विविधता का मापन जो है वो गामा से किया जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर के गामा से हम लोग करते हैं। ठीक, अब आ जाइए आप जैव विविधता में ही हम लोग देखेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट। यूपीएससी ने इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि यूपीएससी का कहना था कि क्वेश्चन में था कि जैव विविधता हॉटस्पॉट का निर्धारण कौन करता है। उसमें ऑप्शन में भी दिया हुआ था UNSSC देता है आपका, या फिर यूनिसेफ देता है, WTO देता है, WHO देता है। इस टाइप से क्वेश्चन बना के रखा था और
ऊपर इस क्वेश्चन को डिजाइन कर रखा था उसने। तो आइए देखते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है। एक ऐसा क्षेत्र है जो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न हो, जहां प्रजातियों की संख्या अत्यधिक हो और स्थानिक प्रजातियों की संख्या अधिक हो। जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक और मतलब समझ लीजिए कि जैव वहां पर समुदायों, प्रजातियों और विभिन्न प्रकार की जो स्थानिक प्रजातियां हैं उनकी जो संख्या ज़्यादा अधिक होगी तो संवेदनशीलता भी ज़्यादा अधिक होगी। उनके मतलब कि उनके ऊपर आक्रमण का भी सबसे ज़्यादा खतरा होगा उन, और उसके बाद उनका विलोपन होने का खतरा भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए आपने सुना होगा कि यहाँ पर क्या होता है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और गवर्नमेंट यहाँ पर संवेदनशील जोन को डिक्लेयर करती है। एक 3-4 लेयरों में इनके जोन को बनाया गया है। जैसे पश्चिमी घाट है, आपका हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, श्रीलंका के साइड का क्षेत्र है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ अगर थोड़ी भी छेड़छाड़ की गई तो ये समझ लीजिए, जैसे केरल में एक बार बहुत भयानक बाढ़ आई थी, पूरा का पूरा केरल भर गया था पानी से, तो वो उसी का नतीजा था। तो अगर हम बात करें जैव विविधता हॉटस्पॉट के आकर्षण केंद्र को निर्धारित करने के मापदंड क्या हो सकते हैं, तो पहली चीज, जैव विविधता हॉटस्पॉट आकर्षण केंद्र की अवधारणा सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है स्टेट एग्जामों में और यूपीएससी में। तो इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर फैक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना रहती है। जब वे उष्णकटिबंधीय जंगल में शोध करते हुए पर शोध करते हुए ये पाया कि पौधों की, जबकि यहाँ पर ये होना चाहिए कि जब उन्होंने उष्णकटिबंधीय जंगलों पर शोध करते हुए पाया कि पौधों की प्रजातियों के साथ साथ उनके आवास भी विलुप्त की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की। तो ये चीज़ें मतलब कहने का कि थोड़ा सा हिंदी में कहीं कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि टाइप किया हुआ है, तो हो सकता है कहीं कहीं मिसप्रिंट हिंदी में दिख जाए, तो आप अंडरस्टैंड हो जाइएगा अपने हिसाब से भी थोड़ा। हॉटस्पॉट आकर्षण के केंद्र को निर्धारित करने के मापदंड जो हो सकते हैं वो ये हैं। पहला, इसमें कम से कम 15 तो संवहनी पौधे होने चाहिए जो उस क्षेत्र के अलावा होना चाहिए, इलावा नहीं, अलावा कहीं नहीं पाए जाते हों। दूसरे शब्दों में हॉटस्पॉट आकर्षण केंद्र अपरिवर्तनीय है। दूसरा, ऐसा क्षेत्र जिनका 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो। जैसे कि मैंने बताया कि जब से स्थानिक प्रजातियां ज़्यादा होंगी तो उनको खतरा भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऐसा क्षेत्र जिनका 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पति विलुप्त के कगार पर हो, तो उनको हम हॉटस्पॉट की संज्ञा देंगे। ठीक, अगर हम फिर नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट आकर्षण केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कि पहले ही बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। जैव विविधता न केवल पृथ्वी के भौगोलिक मापन के रूप में वितरित है, बल्कि विश्व के कुछ क्षेत्रों में भी जैव विविधता के मामले में अधिक समृद्ध है। मतलब कहने का कि जैव विविधता न केवल पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र में समान है, बल्कि विश्व के और बहुत सारे क्षेत्रों में ये फैली हुई है या अत्यधिक समृद्ध है। समृद्ध मतलब संपन्न है। ऐसे क्षेत्रों को हम मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र, मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स या हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही ये डायग्राम आप लोगों को बता दिया है कहाँ कहाँ पे ये चीजें हैं। ठीक, विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट या आकर्षण के केंद्रों के नाम दिए गए हैं। हाँ, आप अफ्रीका में देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये स्टेटमेंट भी यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में आ सकती है और वो डिजाइन करके दे सकते हैं। पूर्वी अफ्रीका मोनेटेन, पश्चिमी अफ्रीका के गिनियान जंगलों, अफ्रीका का हार्न, मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह,
मैपुटोलैंड, पोडोलैंड, अल्बानी हॉटस्पॉट, सैक्यूलेट कारो, पूर्वी मलेशियन द्वीप, दक्षिणी अफ्रीका के कैप फुलवादी हॉटस्पॉट, पूर्वी अफ्रीका के तटीय जंगलों में ये चीजें देखी जा रही हैं। एशिया और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो हिमालयी हॉटस्पॉट, पूर्वी हॉटस्पॉट, जापान जैव विविधता हॉटस्पॉट, दक्षिण पश्चिमी चीन के पर्वत, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड के हॉटस्पॉट, फिलीपीन जैव विविधता हॉटस्पॉट, पश्चिमी सुंद, इंडोनेशिया माला ब्रुनोई, वालेस पूर्वी इंडोनेशिया, भारत के पश्चिमी घाट और श्रीलंका द्वीप समूह, जैसा कि पहले ही बताया है। ये इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए, यहाँ पर आपको ये जरूरत पड़ेगी। हवाई सहित पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीप परिसर, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पश्चिमी और दक्षिणी और पूर्वी भी है उसमें साथ में, लेकिन वहाँ बहुत कम है। इतनी जगह पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में यहाँ पर है। और उसके बाद फिर देख लीजिए उत्तरी मध्य अमेरिका की अगर हम बात करें, उत्तरी मध्य अमेरिका की बात करें तो कैलिफोर्निया फूलवादी प्रांत, कैरेबियाई द्वीप हॉटस्पॉट, यूएसए और मेक्सिको की जो सीमा है, सीमा के मेडिटेरेनिया पाइन ओक लकड़ी की भूमि, मेसो अमेरिकन जंगल, दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो ब्राजील के सेराडो, चिली सर्दी वाला, सर्दी वर्षा, ठीक। उसके बाद टुम्बस, चेको मगदालेना, उसके बाद उष्णकटिबंधीय एंडीज, अटलांटिक जंगल्स। यूरोपीय और मध्य एशिया की बात करें तो काकेस क्षेत्र, जो कि एक प्लेट भी है। काकेस आपकी मेजर प्लेटों के अलावा सबसे पहली जो छोटी प्लेट आती है वो काकेस प्लेट ही है। उसके बाद ईरान, अनातोलिया, अनातोलिया नहीं होगा, अंतोलिया थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। भूमध्य बेसिन और इसके पूर्वी तटीय क्षेत्र, मध्य एशिया के पर्वत एक्सेट्रा, ये कुछ आपके हॉटस्पॉट केंद्रों में आते हैं। बाकी बात करें तो विश्व भर में ऐसे 36 आकर्षण केंद्र हैं। इन केंद्रों में विश्व के 60% पौधों, पक्षियों और स्तनपायियों सरीसृपों की प्रजातियां संरक्षित हैं और 70% मूल प्राकृतिक वनस्पति यहाँ खो चुके हैं। यहाँ के जो जंगल हैं, इसीलिए स्थानिक प्रजातियों और उनके आवास की रक्षा संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। जैव विविधता हॉटस्पॉट ग्रह की सतह के सिर्फ 2.4% हिस्से पर अपने विविध पारिस्थितिकी तंत्र की मेजबानी करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। हालांकि इस क्षेत्र को परिभाषित किया गया है कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ये क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक। भारत में जैसा कि मैंने पहले बताया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में हॉटस्पॉट की बात कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न घाट, हिमालय, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में इतनी जगह पर मिलती है, ठीक। हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया क्षेत्र आता है आपका। अगर हम पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और श्रीलंका तक फैला हुआ है। इसमें अगस्तमलाई पहाड़ियाँ, शांत घाटी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। जबकि पूर्वी घाट की अगर हम बात करें, पूर्वी हिमालय की बात करें तो क्योंकि पूर्वी घाट कहने के लिए है, लेकिन जबकि पूर्वी हिमालय आता है तो उत्तर पूर्वी भारत से भूटान तक फैला हुआ है। इंडो बर्मा रीजन की बात करें तो पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक का हिस्सा जो है इसमें आता है और इसमें भारत का एक छोटा सा ही भाग सम्मिलित है। सुंदरवन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत समस्त आइसलैंड आते हैं। इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह इन सब में आते हैं। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही होगा। ये कोर पॉइंट है यूपीएससी का, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बनाएगी ही बनाएगी। वो फॉर्मेट कैसा होगा वो यूपीएससी जाने, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये समझ लीजिए आप। कुछ भी हो जाए आएगा ही आएगा, बस ये है। फॉर्मेट कैसा होगा ये हम लोग नहीं जान सकते, क्योंकि वो केवल और केवल
यूपीएससी ही डिसाइड कर सकती है। अगर हम बात करें जैव विविधता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं तो क्या क्या हैं? पारिस्थितिकी सेवाएं हैं। इसमें सबसे पहला है जल संसाधनों की सुरक्षा, मृदा निर्माण, संरक्षण, पोषण, भंडारण, पुनर्चक्रण, ये सब इन्हीं के द्वारा होता है। प्रदूषण, विखंडन, अवशोषण, प्रदूषण को ऑब्जर्व करना, उनका विखंडन करना, उनका अवशोषण करना भी यही, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातियां होंगी, विविधता होगी, तो उतना ज़्यादा पृथ्वी स्वच्छ हो सकती है। जलवायु स्थिरता में योगदान भी करते हैं ये, पारिस्थितिकी प्रणालियों का रख रखाव करते हैं, अप्रत्याशित घटनाओं से जो होने वाली होती है उनसे बचाव करते हैं हमारा। जैविक सेवाओं की अगर हम बात करें तो खाद्य, औषधि, संसाधन और दवाएं इन्हीं के द्वारा जो है वो दी जाती हैं। लकड़ी के उत्पाद, सजावटी पौधे भी इन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं। जिन प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों में विविधता आदि इन्हीं की देन है। और सामाजिक सेवाओं की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक मूल्य, मनोरंजन, पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा, निगरानी कॉमन पॉइंट हैं जो ये इनसे हम सीख सकते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के प्रायः 2 विविध प्रयोग में ली जा रही है। जैव विविधता को अगर हमें संरक्षित करना है तो उसके लिए 2 विधियां हैं जो प्रयोग में ली जा रही है। एक स्वास्थ्य संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, और एक्स सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण। संरक्षण की जो स्वास्थ्य संरक्षण विधि है उसमें अगर हम बात करें तो संरक्षण की विधि में जैव जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल परिस्थिति और सुरक्षा उपलब्ध कराकर उनको संरक्षण या संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। जबकि जब बाह्यस्थानीय संरक्षण की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है, हम प्राकृतिक चीजें बनाते हैं और जीवों को बाहर से कहीं ला करके उसमें रखते हैं, रखने के बाद उनका संरक्षण करते हैं। तो यही ये कह रहे हैं। संरक्षण की इस विधि को राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैवमंडल, रिजर्व इनकी स्थापना की जाती है। जबकि बाह्यस्थानीय संरक्षण की बात करें तो संरक्षण की इस विधि में किसी संकटग्रस्त पादप जंतु प्रजाति की उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण दिया जाता है। जैसे इसमें कौन कौन आते हैं? वनस्पति उद्यान आते हैं, बीज बैंक आते हैं, ऊतक संवर्धन आते हैं, चिड़ियाघर, एक्वेरियम इत्यादि को रखा जाता है। ये यूपीपीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीपीसीएस ने कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछे हैं सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट से। स्वास्थ्य संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं और बाह्यस्थानीय संरक्षण के अंदर कौन कौन चीजें आती हैं, उसमें से एग्जाम्पल दे देगा कोई, आपको बताना होगा उनमें से। ये चीजें डायरेक्ट यूपीपीसीएस में तो पूछी गई हैं। आप विगत वर्षों के पेपर उठा करके देख लिए, आरओ एआरओ के एग्जाम से लेकर यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम में पहले मेंस एग्जाम होता था तो उसमें ऑब्जेक्टिव आते थे जीएस का, और यूपीएससी को फॉलो नहीं करती थी यूपीपीसीएस, उसमें भी ये पूछा जाता था। ठीक है, तो अभी जैव विविधता का संरक्षण जैसे कि मैंने बताया क्या क्या आता है उस स्थान में, गृह उत्थान, ठीक, गृह उद्यान, बीज बैंक, क्रियो प्रिविजन्स और वनस्पति उद्यान, जंतु विहार और एव एरिया, और स्वास्थ्य बात करें संरक्षित झीलें हैं, जैवमंडल रिजर्व हैं, राष्ट्रीय उद्यान, जंतु विहार है, स्थलीय और समुद्री, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बढ़ते हैं जैव विविधता का वर्गीकरण। तो जैव विविधता का वर्गीकरण हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी 22-23 मिनट का तो ऑल्सो हो ही चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जैव विविधता का वर्गीकरण डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।